नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। आज के लाइव क्लास में सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डीपीएसपी को कंप्लीट कर लिया था, जो संविधान में भाग 4 के रूप में सामने आता है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। राज्य के नीति निदेशक तत्व। आज की क्लास में हम लोग संविधान के भाग 5 को आरंभ करेंगे और देखते हैं संविधान के भाग 5 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आज का क्लास आपका प्रीमायर हो रहा है, तो आप लोगों का नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन सभी लोग कमेंट करते रहिए और उसका आंसर हम मैसेज से आपको देते रहेंगे। टेक्निकल टीम मैसेज से आंसर को देती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान के भाग 5 को। और आप जानते हैं संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा भाग है। सबसे ज्यादा अनुच्छेद इसी से रिलेटेड हैं। करीब 100 अनुच्छेद इसमें आते हैं, तो संविधान का भाग 5 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेगा। तो संविधान के भाग 5 में क्या है, इसको हम लोग आरंभ करते हैं और देखते हैं इसका बेसिक क्या बनता है। संविधान के भाग 5 पे आ जाइए। तो संविधान के भाग 5 में संघीय व्यवस्था का वर्णन है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 52 से आरंभ होता है और 151 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक इसका वर्णन है, यानी कुल 100 अनुच्छेद हैं इस भाग में। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। और भाग 5 को अगर हम लोग समझें तो यहाँ पाएंगे कि संविधान का जो भाग 5 है, इसमें 3 अध्याय हैं। एक एक अध्याय करके हम लोग समझेंगे। पहले इसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, किस तरह से इसको पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए, यहाँ पर संविधान के भाग 5 को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो इसके 3 अध्याय बनेंगे। ऐसे करके देख लेते हैं। 3 अध्याय इसका बनेगा। इसका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय, तो प्रथम अध्याय का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किया गया है। इसका जो दूसरा अध्याय है, द्वितीय अध्याय, द्वितीय अध्याय का वर्णन अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक है। और इसका जो तीसरा अध्याय है, तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय, तो इसका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 124 से शुरू होगा और 147 तक है। लेकिन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, 151 तक पूरा वर्णन है भाग 5 का। तो यहाँ पे जो पहला अध्याय है ये पुनः इसमें वापस लौट जाएगा और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक पुनः इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे जो संघीय व्यवस्था है ये 3 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। सभी लोग कमेंट करते रहिए, आपका आंसर आपको मिलता रहेगा। आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट किए हैं और संविधान के भाग 5 में जो संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है भारत का, उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, तो पहले अध्याय में हम लोगों को संघ की कार्यपालिका देखनी है। संघीय कार्यपालिका को देखेंगे। संघीय कार्यपालिका, इसका जो दूसरा अध्याय है, इसमें हम लोग संघीय विधायिका देखेंगे। संघीय विधायिका, तीनों अध्यायों में 3 बातों का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में कार्यपालिका का वर्णन है, दूसरे अध्याय में विधायिका का वर्णन है और जो इसका तीसरा अध्याय है, इस तीसरे अध्याय में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। न्यायपालिका। तो इस तरह से आपका एक डायग्राम बन गया। इस डायग्राम को अगर आप माइंड में रखेंगे
तो संविधान का भाग 5 आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से हम लोग इसका आरंभ करेंगे। जो पहला अध्याय है उसका अनुच्छेद आपके सामने है, और पहले अध्याय में हमको पढ़ना क्या है, तो पहले अध्याय में हम लोग संघीय कार्यपालिका को समझेंगे। जो दूसरा अध्याय है इसमें संघीय विधायिका को देखेंगे, और इसका जो तीसरा अध्याय है इसका संघीय न्यायपालिका को हम लोग समझेंगे। तो 3 चैप्टर में, 3 अध्यायों में 3 संस्थाओं का वर्णन किया गया है। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोगों को समझना है, तीनों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कार्यपालिका में हमको क्या क्या पढ़ना है, विधायिका में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और फिर न्यायपालिका में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यही आपको इसमें समझना है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। पहले कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका, और फिर न्यायपालिका को समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऊपर रख रहे हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका की बात करेंगे। कार्यपालिका में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, कार्यपालिका में हम लोगों को पढ़ना है भारत का राष्ट्रपति, कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही भारत के उपराष्ट्रपति को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति हो गए, भारत के उपराष्ट्रपति हो गए। कार्यपालिका में और कौन आएगा, तो इसमें प्रधानमंत्री आएंगे, और प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इसके बारे में समझेंगे, ये भी कार्यपालिका का हिस्सा है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो दो और पद है जो कार्यपालिका का हिस्सा है, केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा है, उसके बारे में देखेंगे। इसमें एक नाम मिलेगा आपको, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, इनको समझेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में देखेंगे, ये भी कार्यपालिका का हिस्सा है। इसके अलावा एक और पद आपको मिलेगा कार्यपालिका में, और उसको कहा जाता है भारत का भारत का नियंत्रक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एवं महालेखा परीक्षक। और इन्हीं को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं CAG। तो इतने पदों को हमको भारत की कार्यपालिका में पढ़ना है। इसमें आपका राष्ट्रपति हो गया, इसमें आपके उपराष्ट्रपति हो गए, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हो गए, इसमें हमारा महान्यायवादी हो गया, और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया। तो इन 5 पदों के बारे में हमको कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ना है। और कार्यपालिका का अनुच्छेद हमने आपको बता दिया। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक वर्णन है। तो यहाँ 52 से 62 तक अगर इसके अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक का जो वर्णन है वो राष्ट्रपति का है। इसमें हम राष्ट्रपति को देखेंगे। उपराष्ट्रपति पे आ जाएंगे तो अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पे आ जाएंगे तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 74 से आरंभ हो जाता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर अनुच्छेद 75 मिलेगा। भारत के महान्यायवादी की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 148 में किया गया है। अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग पदों का वर्णन है। इनके बारे में वन बाय वन करते हुए हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमको देखनी है कार्यपालिका में। अब हम लोग आ जाते हैं विधायिका पर। विधायिका में क्या क्या चीजें समझना है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर विधायिका की बात कर लेते हैं हम लोग।
तो यहां पर विधायिका में हमको संसद पढ़नी है, पार्लियामेंट पढ़ना है। और आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन हो जाएंगे, इन दोनों सदनों के बारे में हमको पढ़ना है। संसद के 2 सदन देखने हैं हमको। एक तरफ हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा, और दूसरे तरफ राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां संसद की अगर हम बात करेंगे तो संसद की चर्चा, संसद की जो चर्चा की गई है उस संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ की विधायिका राष्ट्रपति और संसद के 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। एक राष्ट्रपति होंगे और संसद के 2 सदन होंगे। दोनों सदन कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो यहाँ पे राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है, और जो लोकसभा का वर्णन है ये अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, ये अनुच्छेद 81 में है और ये अनुच्छेद 80 में है। तो इस तरह से हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका में ये सारी चीजें हमको देखनी है, और संघ की विधायिका में हमको लोकसभा और राज्यसभा को देखना है, जिसमें लोकसभा निम्न सदन होगा और राज्यसभा उच्च सदन होगा। तो आपका जो संविधान का भाग 5 है वो यहीं से आरंभ होता है। पहले हम लोग चैप्टर 1 में कार्यपालिका पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में विधायिका पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका, ये 3 चीजें शासन के तीनों स्तंभ के रूप में देखा जाता है। तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे कार्यपालिका से। तो यहाँ कार्यपालिका में हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है भारत का राष्ट्रपति। तो बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्यपालिका में हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। आगे बढ़ा जाए तो चलिए अब एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे। और शुरुआत कहां से करेंगे? भारत के राष्ट्रपति से। यहाँ के संघ की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें सबसे पहले मिलते हैं भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो मूल वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक आपको प्राप्त होगा। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे कार्यपालिका को पढ़ना, भारत के राष्ट्रपति से। अब यहां देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है, राष्ट्रपति में क्या क्या हमको जानना है, कहां से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट मैं कर रहा हूं जिसके सहारे हम लोग चीजों को समझेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ पाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवैधानिक स्थिति को। संवैधानिक स्थिति यानी भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताओं को समझेंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो कुछ योग्यताओं का वर्णन संविधान में ही किया गया है और कुछ योग्यताओं का वर्णन अधिनियम में किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया था 1951 में। उस अधिनियम में कुछ योग्यताओं का वर्णन है तो उसके बारे में भी देखेंगे।
तो यहाँ पर योग्यताओं की बात करेंगे। योग्यताओं के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे निर्वाचन। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो निर्वाचन में भी दो चीजें हम लोगों को समझनी है। क्या क्या? इसमें दो चीजें हमको समझनी होंगी। एक, निर्वाचक मंडल कौन होगा, यानी भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन डालता है, उसको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करेगा, निर्वाचक मंडल में कौन होगा, उसको समझेंगे। निर्वाचक मंडल, इसको समझेंगे। और उसके बाद भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रणाली से होता है, किस सिस्टम से होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसकी प्रणाली क्या है उसके बारे में समझेंगे। इसको बोलते हैं निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली। तो निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रणाली ये दोनों हमको समझना है राष्ट्रपति के निर्वाचन वाले पॉइंट में। तो ये हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, निर्वाचन हो गया, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गया। अब आगे क्या होगा? तो आगे हम लोगों को देखना है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पद ग्रहण करने से पहले उन्हें शपथ ग्रहण करना होता है, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ के बारे में समझेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कितने वर्षों के लिए ये चुने जाते हैं, तो इसको कार्यकाल के रूप में देखेंगे। कार्यकाल के बाद हम लोग देखेंगे वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, तो इनको वेतन कहाँ से मिलता है, वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, वेतन का वर्णन संविधान में कहाँ पे है, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। वर्तमान समय में राष्ट्रपति को कितना वेतनमान प्राप्त हो रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये हो जाएगा वेतन एवं भत्ते। तो निर्वाचन हो गया, शपथ हो गया, कार्यकाल हो गया, वेतन और भत्ते हो गए। इसके अलावा त्यागपत्र। त्यागपत्र, अगर भारत का राष्ट्रपति अपने मर्जी से अपना पद छोड़ना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा पद छोड़ने के लिए, तो इसके बारे में समझेंगे। त्यागपत्र के अतिरिक्त निष्कासन की बात करेंगे। निष्कासन, अगर ये अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, अपने पद का दुरुपयोग करने लगे, तो इनको पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको निष्कासन कहा जाता है। तो आप जानते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट मोशन की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को भी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, संविधान में कहां वर्णित है, इसके बारे में समझेंगे। इसको निष्कासन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। और सबसे अंत में आएंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार और शक्तियां हैं। अंतिम पॉइंट क्या बनेगा? अधिकार एवं शक्तियां। अधिकार एवं शक्तियां, ये अंतिम पॉइंट होगा। इतनी चीजों के बारे में हमको समझना है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोग संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के संबंध में क्या कहा गया है वो देखेंगे। ये संवैधानिक स्थिति जानने के बाद ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। कुछ योग्यताएं संविधान में वर्णित है उसको देखेंगे, कुछ योग्यताएं अधिनियम में वर्णित है उसको देखेंगे। फिर निर्वाचन पे आ जाएंगे। निर्वाचन में निर्वाचक मंडल, निर्वाचन प्रणाली, फिर शपथ, चुनाव के बाद शपथ होगा, कार्यकाल की बात करेंगे, वेतन और भत्तों की बात करेंगे, त्यागपत्र की बात करेंगे, निष्कासन की बात करेंगे, अधिकार और शक्तियों की बात करेंगे। और इसी में हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे इतने पॉइंट्स को समझने के बाद। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकी संवैधानिक स्थिति। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है और इनका चुनाव कैसे होता है।
चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। अब इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले हम लोग राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को देखते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 के बीच में इनका वर्णन है। तो अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात करें, संवैधानिक स्थिति, तो इसके लिए संविधान के 2 अनुच्छेद हमको जानने हैं, इसी से इनकी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसमें से है पहला अनुच्छेद 52। क्या कहता है अनुच्छेद 52? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का क्या कहता है अनुच्छेद 52? भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यह है आपका अनुच्छेद 52 का डिस्क्रिप्शन। इसी से क्लियर हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। क्या कहता है अनुच्छेद 52? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और ये साफ साफ वर्णित करता है संविधान का अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो इस हिसाब से भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। लेकिन अब इसके अगले अनुच्छेद पे जब हम लोग चलेंगे, यहां पर बातें कुछ चेंज हो जाती हैं। क्या कहता है अगला अनुच्छेद? आइए अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अनुच्छेद 53 पे आ जाइए। अनुच्छेद 53 ये क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। देखिए मामला चेंज हो गया। ऊपर कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन दूसरे तरफ अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। तो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता। वह क्या करता है? अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करवाता है। और ये अधीनस्थ पदाधिकारी कौन है? तो ये अधीनस्थ पदाधिकारी कोई और नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। अधीनस्थ पदाधिकारी कौन है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। और इसका वर्णन कहां किया गया है? इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। 74, अनुच्छेद 74।
तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी भारत में संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए भारत में कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का मुखिया कौन है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। संवैधानिक प्रधान कौन है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। राजनीतिक कार्यपालिका कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। यही है संसदीय शासन प्रणाली। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली चल रही है और संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर जो राष्ट्रपति हैं ये पहली कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो दूसरी कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति यहां पर संवैधानिक कार्यपालिका या नाम मात्र की कार्यपालिका माने जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका इनको कहा जाता है। क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के हिसाब से कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं नहीं करता, बल्कि यह प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से दोहरी कार्यपालिका का प्राविधान है। और इस तरह की दोहरी कार्यपालिका केवल कहां पाई जाती है? तो इस तरह की दोहरी कार्यपालिका केवल संसदीय शासन प्रणाली वाले लोकतांत्रिक राष्ट्रों में पाई जाती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और हम संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो दोहरी होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। तो भारत में दोहरी कार्यपालिका है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो इनकी संवैधानिक स्थिति क्लियर हो गई होगी संविधान के हिसाब से। तो कार्यपालिका का हेड भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन इनकी शक्तियों का इस्तेमाल चूंकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, इसीलिए राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो यह था राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। अब आगे हमको जो देखना है, आगे हमको समझना है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताओं में आप जानते हैं कुछ योग्यताएं तो संविधान में ही वर्णित कर दिया गया, संविधान लागू होते ही ये लागू हो गया। लेकिन सब कुछ संविधान में लिखना संभव नहीं होता है, इसीलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए एक अधिनियम पास किया गया और उस अधिनियम को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951 के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम में कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इन्हीं योग्यताओं को जो लोग पूरा करते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ योग्यताएं तो मूल संविधान में है, कुछ योग्यताएं इस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951 में बताया गया है। तो यहाँ पे योग्यताओं की बात करेंगे। योग्यताओं के बाद निर्वाचन पे आ जाएंगे। यहां देखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है और उस प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको देखेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। आप जानते हैं कि भारत में
95% जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे होते हैं, लेकिन 5% चुनाव ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये प्रारोच्च रूप से कराई जाने वाली जो निर्वाचन की प्रणाली है, ये कैसे निर्वाचन कराई जाती है, इन सारी चीजों के बारे में आगे हमको देखना है। तो पिछले पॉइंट में हम लोगों ने इसकी नंबरिंग कर लिया है, तो संवैधानिक स्थिति हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हमको योग्यताएं, निर्वाचन, निर्वाचन में निर्वाचक मंडल, निर्वाचन प्रणाली देखना है, शपथ देखना है, कार्यकाल देखना है, वेतन भत्ते, त्याग पत्र, निष्कासन, अधिकार और शक्तियां, इतने पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे और हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग छोटा सा क्लास रखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को देख लिया। अब आगे इनका चुनाव कैसे होता है, शपथ कैसे लेते हैं, कितना वेतन भत्ता मिलता है, कार्यकाल क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं इन पॉइंट्स के साथ। तो आज के क्लास में इतना ही, और हर बार की तरह आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। इसी नोट के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल शाम को पुनः 6 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद।